Hello, my dear students. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. Today in this video, we will be starting with a new journey. Yes, आज हम क्लास 12th फिजिक्स CBSE का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. The first unit of class 12th physics of CBSE is electrostatics. This entire unit can be classified or can be splitted into 5 different chapters. What are they? Number 1, Coulomb's law, then electric field, then Gauss's theorem, then electric potential, and number 5, capacitor. तो 5 अलग अलग चैप्टर्स में हम ये पूरे यूनिट को कवर अप करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. टुडे इन दिस वीडियो we will be starting with the first chapter of this unit, which is Coulomb's law. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Get ready with your pen, notebook, so that you can take down the notes and the numericals, derivations that we will be doing during the class. तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कूलम्स लॉ. बिफोर वी एक्चुअली discuss this law, we need to know a few things. What are they? Let us understand. तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज क्या होता है? The property of protons and electrons, which gives rise to electric force between them, is called electric charge. We know that in an atom, what do we have? Protons and electrons. होता है ना? Protons होता है, electrons होता है. Atom में एक और particle होता है, which is neutron. हालांकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये हम जानते हैं. वी हैव स्टडीड दिस इन लोअर क्लासेस. सो ये जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम चार्ज है, दिस इज ओनली पोजेस्ड बाय प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये वो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जिसके वजह से क्या होता है, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा होता है. वी नो दैट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. जानते हो ना, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है. ये सब तो पुरानी बातें हैं. और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है, एक दूसरे पर अट्रैक्शन कर रहा है, खींच रहा है, दैट इज अ फोर्स. This force is because of what? It is because of a property which is possessed by these protons and electrons. And इसी property का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं मास. ओके, दे हैव मास. प्रोटॉन्स का मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है. वैसे तो न्यूट्रॉन्स का भी मास होता है. तो ये जो मास, दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड बाय प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मास के अलावा देयर इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच इज चार्ज. ये जो चार्ज है ये न्यूट्रॉन्स पर एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर है. ठीक है. चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, अच्छा. नाउ चार्ज के दो टाइप्स होते हैं. वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज. ये भी बातें जानते हो. तो प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज. अ प्रोटॉन पोजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्लस ई से डिनोट करते हैं. ओके, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है उसे हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? प्लस ई. प्रोटॉन का चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, सो प्लस. एंड व्हाट इज ई? ई डिनोट्स this value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है. E does not denote an electron. E denotes this value and this value is known as unit charge. इसका बहुत सारे नाम है. यूनिट चार्ज बोलते हैं इसको, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हें याद रखना है. E is 1.6 into 10 to the power 19 कूलम. एक प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज रहता है, इसलिए लिखा हुआ है प्लस ई. प्लस क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर इज पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस एन इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस ई. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये ई चार्ज ही रहता है, लेकिन ये माइनस ई रहता है. यानी माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है. ये सारी बातें यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस. ठीक है. अच्छा, याद रखना, इस वैल्यू को तुम्हें याद रखना है. एंड दिस इज नोन एज यूनिट चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज. ऑलराइट. अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है चार्ज. इन SI इट्स यूनिट इज कूलम. ठीक है. वैसे यहां देख लिया तुमने कि E का जो वैल्यू है दैट इज इन यूनिट कूलम. तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है. ये तुमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. मतलब क्या?
the total charge on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. बड़ा सिंपल सा चीज है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं स्फीयर है, एंड इन दिस स्फीयर डिफरेंट चार्जेस आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्फीयर. इस पॉइंट पर मान लो कि प्लस Q1 चार्ज है, या इस पॉइंट पर है प्लस Q2 चार्ज, इस पॉइंट पर है माइनस Q3 चार्ज, इधर मान लो माइनस Q4 है, इधर प्लस Q5 है. ठीक है, तो हमने पांच डिफरेंट चार्जेस को माना, डिफरेंट चार्जेस आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पार्ट्स. इससे ज्यादा ही भी होंगे, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 5 चार्जेस को माना इन दिस एंटायर स्फीयर. तो मुझे अगर टोटल चार्ज इन दिस स्फीयर निकालना है, लेट अस डिनोट दैट टोटल चार्ज विद Q टोटल. अगर मुझे टोटल चार्ज इन दिस स्फीयर निकालना है, तो मैं इन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दूंगा. फर्स्ट चार्ज है क्या, प्लस Q1. देखो साइन के साथ एल्जेब्रिक सम करना है, इसलिए साइन के साथ प्लस Q2 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो हम Q2 लिखेंगे. प्लस अब Q3 हमारा माइनस Q3 है, इसलिए प्लस माइनस Q3. ओके, फिर है Q4 भी नेगेटिव, सो प्लस माइनस Q4, और उसके बाद प्लस Q5 हमारा पॉजिटिव है, सो प्लस Q5. तो इन सारे चार्जेस का हम जब एल्जेब्रिक सम किए तो हमें क्या मिल गया, द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर. यही लिखा हुआ है, द टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. This is what we have done. सिंपल है, कुछ भी हार्ड तो इसमें नहीं है, बहुत इजी है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इट इज अ फैक्ट. ये एक सच्चाई है, एक फैक्ट है. क्या फैक्ट है, दैट ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर ऑलवेज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई. अच्छा, यहां पर हमने जो फंडामेंटल चार्ज या यूनिट चार्ज बोला, इसका एक तीसरा नाम भी है, इसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज, दीज आर ऑल सिनोनिम्स. यूनिट चार्ज बोलो, फंडामेंटल चार्ज बोलो, चाहे एलिमेंट्री चार्ज बोलो, ये सारे टर्म्स सेम है. ओके, ये वैल्यू तुम्हें याद रखना है. इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज और यूनिट चार्ज और फंडामेंटल चार्जेस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge on a proton, as well as the same magnitude of charge is possessed by an electron also. सिर्फ नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, हालांकि मैग्नीट्यूड यही होता है, प्रोटॉन में प्लस ई, इलेक्ट्रॉन में माइनस ई. ओके, तो कोई भी बॉडी है, जैसे यहां पर एक स्फीयर मैंने मान लिया, इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस से दैट दिस बॉडी हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स को मैं प्लस करके दिखा रहा हूं, 2 प्रोटॉन्स है. तो अगर देखो, तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितने होंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 प्रोटॉन्स है. तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा इस पूरे स्फीयर में, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -10 E चार्ज प्रेजेंट है. एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर -E चार्ज है. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ चिल्ड्रन. 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -E, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर -10 into E या फिर 10 into -E, विच इज नथिंग बट -10E. समझ में आ रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर -10E चार्ज है. अच्छा, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन पर +E चार्ज है, और हमारे पास 2 प्रोटॉन्स है, दैट मीन्स इट विल बी +2E. अब टोटल चार्ज हमने अभी भी पढ़ा था कि एडिशन कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे. चार्ज का नेचर क्या होता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, हमने अभी भी पढ़ा. तो टोटल चार्ज हमें अगर निकालना है Q, तो हम क्या करेंगे, -10E + 2E विच इज -8E. तो ये जो टोटल चार्ज निकला वो विच इज व्हाट, -8 इज नथिंग बट एन इंटीजर.
तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो यहाँ पे ई के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई किया हुआ, ये पॉजिटिव भी हो सकता था। हमने जो एग्जांपल लिया इसमें नेगेटिव आया -8, पॉजिटिव भी हो सकता था अलग अलग केसेस में। लेकिन कभी भी टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का अगर आएगा, इट हैज टू बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 ई आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ई का जो मल्टीपल होगा दिस हैज टू बी एन इंटीजर। बिकॉज ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है किसी बॉडी में, या ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लूज करने से डेवलप हो रहा है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन या लूज होगा तो वन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन होगा या लूज होगा मिनिमम। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज हो, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो, तीन इलेक्ट्रॉन लूज हो, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी an integer, and that is why the charge on any body has to be an integral multiple of E. Isliye -8 into E, this shows that the total charge is an integral multiple of E. And E is what? Elementary charge. वही लिखा हुआ है that all observable charges are always some integral multiple. Integral multiple मतलब integer का multiple of elementary charge E. और E का वैल्यू तुम्हें पता है प्लस माइनस इससे लिखा हुआ है, फॉर अ प्रोटॉन इट इज प्लस, फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज माइनस। प्लस माइनस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, एंड दिस फैक्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, यही बेसिकली हमने यूज किया अभी। जैसे Q टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE, जैसे हमारे इस केस में Q क्या आ गया -8E, तो -8 इज N ओवर हियर विच इज एन इंटीजर ओवर हियर। ये N क्या है, इंटीजर है। तो फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू NE। N इज बेसिकली डिनोटिंग द नंबर ऑफ, अगर we इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो N इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे अभी अभी जो केस हमने डिस्कस किया था, कैसे ये N 8 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिनोट कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, दो प्रोटॉन्स है, तो दो प्रोटॉन्स अपने दो इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। टू प्रोटॉन्स विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच कितना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स का तो इफेक्ट खत्म हो गया ना दो प्रोटॉन्स की वजह से। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8, और वही 8 यहाँ पे आया है माइनस, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, नेगेटिव है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस 8 से पता चल रहा है। सो see, we have a question. We have already a piece of question here. Let us do this question, which is based on this fact only. And this question is from NCERT textbook. It has also come in CBSE board examination in 1990. Also in Himachal Pradesh SSCE examination in 2004. तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो अलग अलग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। So what does the question tell us? A polythene Okay, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। तो हमारे पास Q है, Q का वैल्यू है 3 into 10 to the power -7 कूलम। वैसे तो ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर माइनस हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकालना है तो हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें नेचर ऑफ चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम माइनस लिखें चाहे ना लिखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q का वैल्यू हमने लिख लिया, दिस इज द चार्ज। वी नो दैट E का वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। वी आर नॉट अगेन बॉदर्ड अबाउट यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, बिकॉज हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो E का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, विच इज द वैल्यू, विच इज द फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू हमें याद है सभी लोगों को। हमें N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। ऑल राइट, तो जो हमने अभी भी पढ़ा है, सो 3 into 10 to the power -7 इज इक्वल टू N into 1.6 into 10 to the power -19। तो N का वैल्यू सॉल्व हमें करने से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power -19। इसको सॉल्व करोगे तो n का जो वैल्यू है वो आएगा 1.875 into 10 to the power 12। तो ये एक इंटीजर है, ओके, बहुत बड़ा इंटीजर है, इसलिए इसको हमने इस तरह से लिखा साइंटिफिक नोटेशन में। दिस इज बेसिकली एन इंटीजर, एन का वैल्यू इंटीजर ही होगा। ऑल राइट, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें।
आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 gram copper penny given Avogadro's number is 6.02 into 10 to the power 23, atomic number of copper is 29 and atomic mass of copper is 63.5. Okay, अब देखो यहां पर हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम द चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, तुम्हारे सिलेबस में है वो, और वहां से हमें एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, एंड बेसिकली हाउ डू वी गेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस इफ वी नो द एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर तो तुम्हें याद रटना पड़ेगा, ये नंबर तो रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ओके, इसकी मदद से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। if we know the Avogadro's number, if we know the mass of that object, and if we know the atomic mass of that object, तो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या होता है ना, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए, याद बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी या इन अ ऑब्जेक्ट is equal to Avogadro's number divided by उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड विथ द गिवन मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मास। जैसे इस केस में हमारा जो कॉपर पेनी है ये वो बॉडी है, और उसका मास दिया हुआ है 3.11 ग्राम। ये कॉपर का एक हमने पेनी ले लिया, कॉइन ले लिया, उसका मास दिया हुआ है, तो वो मास यहां पर हम पुट करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर तो ऑलरेडी हमें पता है क्वेश्चन में, और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ एटम्स इन दिस कॉपर पेनी हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला तुम्हारे नॉलेज में होना चाहिए, यू शुड नो दिस, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। So I hope you have noted down this formula. This is a very important formula for calculating the number of atoms in an object. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम निकालते हैं कि कितने एटम्स है इस कॉपर पेनी में। नंबर ऑफ एटम्स इन द copper penny, and let us call it with the symbol uh, n atom. Okay, number of atoms हम निकाल n atoms. Okay, and the formula is Avogadro's number divided by atomic mass. In fact, this is gram atomic mass. Okay, पता है ना, एटॉमिक मास जो है 63.5, ये ग्राम एटॉमिक मास है, और हमारा जो मास ऑफ कॉपर पेनी दिया हुआ है वो भी ग्राम्स में 3.11, तो वो m, उसे हम m से डिनोट करते हैं। यही फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया। So we'll put the things in the formula. Na is 6.02 into 10 to the power 23 divided by atomic mass which is 63.5 into m which is 3.11। अगर ये वैल्यू कॉपर पेनी का मास हमें केजी में दिया हुआ होता तो उसे हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि हमारा एटॉमिक मास भी ग्राम एटॉमिक मास है, यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, ये तुम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दिस विल गिव यू 2.95 इंटू 10 टू द पावर 22। सो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम n एटम्स इस सिंबल से डिनोट कर, ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ गया। दिस इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इस कॉपर पेनी में। अच्छा, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, इस एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर से। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर दिया हुआ है 29। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर जिसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जा सकता है इन न्यूट्रल एटम, है ना। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो या तो तुम इसे कहो कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। बात तो सेम है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चल गया, 29।
तो इतने सारे एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पता चल जाएगा। इस नंबर को हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कॉपर पेनी में। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों का तो सेम ही नंबर होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, इन द कॉपर पेनी, इन द कॉपर पेनी वो हम निकाल रहे हैं एंड दिस इज व्हाट एन इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ये एन हम निकाल रहे हैं। बेसिकली दिस इज नंबर ऑफ एटम्स, टोटल कितने एटम्स हैं इनटू एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर जो हम जेड से डिनोट करते हैं, ये 29 विच इज जेड। अब ये n का वैल्यू हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, 2.95 इंटू 10 to the power 22 इंटू जेड का वैल्यू 29 है। So this is the number of electrons in this copper penny. You can also call it number of protons in the copper penny. अब हम ये निकालेंगे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। भाई वी आर यूजिंग और बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज ऑन दिस कॉपर पेन इज न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। हम सिर्फ निकाल रहे हैं कि कितना आइदर कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है वो निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। एन का वैल्यू हमने अभी भी निकाल लिया, 2 पॉइंट, ये देखो 95। एन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों चलेगा। 2.95 इंटू 10 to the power 22 इंटू 29 इंटू ई। ई इज द फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें आ जाएगा कि टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है इस कॉपर पेनी में। ओवरऑल चार्ज कितना है कॉपर पेनी में वो 0 है, ठीक है। लेकिन कितना, सिर्फ कितना पॉजिटिव है वो हम निकाल रहे हैं या सिर्फ कितना नेगेटिव है वो हम निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करने पर तुम्हें आएगा 1.37। सो आई एम नॉट wasting my time in solving this because the people in class 12th can easily solve this। 1.37 into 10 to the power 5 कूलम। सॉल्व करके देखना। ओके, ये सारे सॉल्यूशन तुम्हें सिर्फ करेक्टली सॉल्व ही नहीं करना है, जल्दी भी सॉल्व करना है, बिकॉज इन एग्जाम यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो करेक्टली एंड क्विकली यू नीड टू सॉल्व दीज। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कि अभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई ही तो करना है, बाद में कर लूंगा, सो दैट एटीट्यूड विल नॉट हेल्प यू टू डू वेल इन एग्जाम्स। तुम्हें इसको अभी सॉल्व करना है और ये आंसर लाना है। पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉपर पेनी का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, it states that for an isolated system the net charge always remains constant। for an isolated system the net charge always remains constant। इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, in other words we can say that charge can neither be created nor be destroyed। ये सुना होगा ना, conservation of matter, matter can not be created nor be destroyed। conservation of energy का भी सुना, energy cannot be created nor be destroyed, मतलब the total energy in this universe is a constant। यहाँ पर भी conservation of charge भी बिल्कुल वैसा ही है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो मैटर है, मैटर को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज होता है। सेम थिंग अप्लाइज विद प्रोटॉन। प्रोटॉन को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, और प्रोटॉन्स में रहता है चार्ज, तो हम इसका मतलब हम चार्ज को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते। एक बॉडी का चार्ज को दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते। तो क्या कहा जा रहा है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो अकेला सिस्टम है आइसोलेटेड, द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, वो हमेशा कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास एक बॉडी है जिसमें 2 कूलम का चार्ज है और एक दूसरा बॉडी है जिसमें 1 कूलम का चार्ज है। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम है। दिस इज इन द आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसके अंदर और कोई बॉडी नहीं है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ और हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इधर उधर हुआ इन दोनों के बीच में। इस बॉडी में चार्ज आ गया 1 कूलम
तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें भी 1 कूलम हो, बिकॉज फिर कांस्टेंट नहीं, टोटल चार्ज इसमें 2 + 1 3 कूलम है, तो इसमें 1 + 1 2 कूलम नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट बॉडी में 1 कूलम है तो सेकेंड बॉडी में ये 2 कूलम होगा, फिर 1 + 2 3 कूलम होना चाहिए, यानी टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में जो नेट चार्ज है वो देखो कांस्टेंट ही है, 3 कूलम 3 कूलम भी है। तो दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टेल्स अस। ठीक है, कुछ तो इजी, हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी अभी हमने जो पढ़ा समरी कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बहुत सारी चीजें पढ़ा। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सबको पता है, बहुत सिंपल। मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। मैं बार बार इसको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। It implies that total charge on an object is algebraic sum of the charges located at different points in the object. कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल। The charge is quantized, इसका मतलब charge carried by a charged object is equal to plus minus ne, where n is an integer. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। The electric charge of a system is always conserved, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। Unlike mass, the electric charge on an object is not affected by the motion of the object. ये पॉइंट को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। देखो, यहां लिखा हुआ है अनलाइक मास, मतलब मास इफेक्टेड होता है बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तुम बोलोगे कैसे सर? मैं जब मूव कर रहा हूं तो मेरा मास वही है, जब मैं रेस्ट में हूं मेरा मास वही है। हाँ, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए जब वो बहुत फास्ट लाइट के स्पीड के कंपैरेबल स्पीड से वो मूव करता है, तब उसका रेस्ट मास अलग होता है, और जब वो मोशन में रहता है तब उसका मास अलग होता है। ओके, इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। रेस्ट मास मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, देन द मास दैट इट विल possess विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मास that it will possess when that electron is accelerated with a very high speed, with speeds comparable to the speed of light. लाइट के स्पीड से कंपैरेबल मतलब बहुत, लाइट के स्पीड की इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन लाइट के स्पीड की कंपैरेबल, बहुत कम भी नहीं, लाइट के स्पीड से कंपैरेबल स्पीड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज हो जाएगा, वो मास नहीं रहेगा जो उसमें था जब वो रेस्ट में था। ठीक है, रेस्ट में उस इलेक्ट्रॉन का मास अलग, और जब वो हाई स्पीड में मूव कर रहा है तब उस इलेक्ट्रॉन का मास अलग। तो मास इफेक्ट होता है बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में, अनलाइक मास द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि इस चैप्टर का नाम है। अभी तक हम इस चैप्टर का नाम पढ़े हैं कूलम्स लॉ, लेकिन कूलम्स लॉ अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। इतना जो जितनी भी चीजें हमने अभी तक किया, एवरीथिंग वाज ट्रेलर। ये जो चैप्टर है, अगर इसे हम मूवी माने तो ट्रेलर था अभी तक। अब तो वास्तविक हम चैप्टर के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। अगर तुम्हारे एग्जाम में आया कि स्टेट कूलम्स लॉ, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, और एक फॉर्मूला भी तुम्हें लिखना है जो मैं अभी डिराइव करूंगा और तुम्हें वो फॉर्मूला बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स का फेवरेट है, कूलम्स लॉ बहुत बार पूछा जाता है। इसका स्टेटमेंट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीजें इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, व्हाट इज रिटन इन दिस लॉ। It states that two point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square. In this figure, you can see there are 2 points, point A and point B. गौर से देखो, point A has a charge, point charge which is Q1, and B पर भी एक point charge है Q2। दो point charges हमने रख दिया, Q1 and Q2, and let us say that both of them have the same nature,
Q1 is also positive, Q2 is also positive. ठीक है. So if they are positive, they will repel each other. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दे हैव टू बी ऑलवेज ऑफ सेम नेचर. मैं यहाँ समझाने के लिए दोनों चार्जेस को सेम नेचर ट्रीट कर रहा हूँ. ये दोनों ऑपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं, और ये दोनों जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो ये जो कूलम्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, बोथ चार्जेस बीइंग पॉजिटिव, और वन बीइंग पॉजिटिव द अदर बीइंग नेगेटिव, और बोथ चार्जेस बीइंग नेगेटिव. ठीक है. तो ये बिल्कुल मत समझना कि सर ने यहाँ दोनों को पॉजिटिव लिया तो ये सिर्फ इसी केस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है, ऐसी बात नहीं. मुझे तुम्हें समझाना है, सो हैव टेकन एनी ऑफ द थ्री केसेस. तो मैंने ये केस मान लिया कि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा. दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रेपेल ईच अदर. तो द चार्ज प्लस Q1 विल रिपेल प्लस Q2. मतलब Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा कि दूर जाओ मेरे से, और वही फोर्स को यहां इंडिकेट किया गया है F. इस F का डायरेक्शन देखो, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम ए से दूर जा रहा है, यानी बी को उसने, पॉइंट बी पर उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया Q2 के ऊपर. मतलब Q2 को बोल रहा है दूर जाओ मेरे से, Q1 बोल रहा है Q2 को दूर जाओ मेरे से, बिकॉज रिपल्शन रिपल्शन. तो दिस F इज नथिंग बट फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1 के वजह से Q2 के ऊपर फोर्स है. यू गेटिंग इट? अच्छा, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि Q1 will only apply a force on Q2. Q2 will also apply force on Q1. दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, उसको दूर भगा रहा है. Q2 भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है, उसको दूर भगा रहा है. एंड दैट फोर्स इज इंडिकेटेड हियर. यहां पर देखो एक और F है. दिस F इज व्हाट? ये Q1 पे लगा. दिस फोर्स इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. अच्छा, कुछ बुक्स में देखोगे ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको इस सिंबल से लिखा जाता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. तो फोर्स 1 2 लिखा जाता है. और जो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है, इसे लिखा जाता है फोर्स 2 1. मतलब 2 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. तो दोनों का सिंबल अलग अलग है, F12 एंड यहाँ पर F21. हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ F12, देखो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमने ऐसा मॉड लिख दिया. मॉड मतलब ये जो दो लाइंस तुम्हें दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 2 इज एक्चुअली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 1. मतलब the force on Q2 due to Q2, force on Q1 due to Q2 is exactly of the same magnitude as of the force experienced by Q2 due to Q1. यानी Q1 Q2 को जितना फोर्स रिपेल कर रहा है, Q2 भी Q1 को उतना ही फोर्स रिपेल कर रहा है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, Q1 Q2 को जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, Q2 भी Q1 को उतना ही फोर्स से रिपेल कर रहा है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इसीलिए ये दो अलग अलग सिंबल यूज करना कोई जरूरी नहीं है. हालांकि सम बुक्स यूज इट. वी कैन यूज द सेम सिंबल F. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस फोर्स को भी अगर हम F से डिनोट कर रहे हैं, इसको भी हम F बोल सकते हैं. तो वाई टू यूज टू डिफरेंट सिंबल्स? ओके. हालांकि कुछ ऐसे बुक्स में देखोगे कि F12 यूज किया गया या F21 यूज किया गया, बट इट डज नॉट मैटर एट ऑल. और यूज करे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने यहां पर सेम सिंबल का यूज किया है. ओके. अच्छा, F, हाँ दोनों का डायरेक्शन अलग होगा. इस F का डायरेक्शन देखो इस साइड है, दूसरे F का उस साइड है. तो डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा. ऑलराइट, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा. ऑलराइट. नाउ, अब ये क्या दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए ही वैलिड है? नहीं. ये डायग्राम ऐसे भी हम बना सकते हैं. अगर पॉइंट ए पर हमने प्लस Q1 रखा, पॉइंट बी पर हम माइनस Q2 रख दिया, मतलब ऑपोजिट नेचर का चार्जेस रखा. यह है वो लाइन जिस लाइन के ऊपर हमारा दोनों चार्जेस रखा हुआ है. ओके, यहां पर नाउ बोथ चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो बी को खींचेगा ए अपनी तरफ, एरो को देखो ध्यान से, एंड ए को खींचेगा बी अपनी तरफ. तो यहाँ पे बस एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया.
And if you see, the direction of the forces are opposite in this case also, but the magnitude will be exactly same. ये जो F होगा, यानी the force experienced by Q1 due to Q2, which is attractive in nature in this case, will be exactly the same amount of force which Q2 will experience due to Q1. इसलिए हम इसको F, तो इसको भी F से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है। और दोनों अगर नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम जो फिगर ऑलरेडी शुरुआत में बनाया था उसी फिगर को मैं आगे लेके जाता हूं। तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट Q1 इज, व्हाट Q2 इज, ओके, एंड व्हाट दिस F एंड व्हाट दिस F इज, नो डाउट। ठीक है, अच्छा, दिस R इज इंडिकेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। ये जो दो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हम ये जो F है, इस F को हम निकाल सकते हैं, वही कूलम्स लॉ हमें बताता है। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि ये जो फोर्स है ना इन दोनों चार्जेस के बीच का, चाहे ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी Q1 मल्टीप्लाइड विथ Q2, ये जो हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। इसके साथ ये जो फोर्स F है, ये चाहे इस फोर्स की बात करें चाहे इस फोर्स की बात करें, दोनों F तो सेम ही मैग्नीट्यूड का है। ये मत बोलना कि सर ये कौन सा F है, ये क्या ये वो F है जो Q1 Q2 को जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है, या फिर वो F है जो Q2 Q1 को जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है। कुछ भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल दिस F एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन Q2 ड्यू टू Q1, या फिर ये भी बोल सकते हो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2, बिकॉज वो आइदर फोर्सेस आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। दूसरी बात जो ये लॉ बोलता है, एक बार लॉ को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? व्हाट डज इट स्टेट? It states that two point charges attract या repel each other with a force, वो force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। ठीक है, जो कि हमने अभी भी लिख दिया है। F1, I mean F is directly proportional to Q1 into Q2। आगे बोल रहे हैं and this force is inversely proportional to the square of the distance between them। इनके इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है यानी R, उसके साथ उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दिस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। दिस डिस्टेंस R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिया, और उसके साथ ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, यही दो चीज, दो बातें यहां लिखा हुआ है ना, यही दो बातें यहां लिखी हुई है, कूलम्स लॉ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। अब आगे इस इन दोनों इक्वेशन से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो चलो हम ना यहाँ पर इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तुम लोगों के एग्जाम्स में, ओके, बोर्ड्स में भी आता है। तो तुम्हें ये एग्जाम में आएगा, तो कैसे डेरिवेशन करोगे, चलो अब हम लिखते हैं, एंड यू पीपल विल ऑल्सो टेक इट, नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ पे ये फिगर बनाना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में, यू हैव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फिगर, ऑलराइट, एंड देन यू विल राइट कंसिडर, लिखो मेरे साथ साथ, consider that two charges Q1 and Q2 are are present at points, कौन कौन से पॉइंट्स है चिल्ड्रन? A and B at a distance R apart, एक दूसरे से R डिस्टेंस दूरी। Then force between the two charges, वही फोर्स हम निकाल रहे हैं, between the two charges which is denoted by F is equal to, I mean not equal to, is directly proportional to Q1 into Q2, है ना? साथ साथ this F is inversely proportional to R square। कुछ नहीं है, सिंपल है। Let us combine these two equations।
equation 1 and equation 2. On combining equation 1 and 2, what do we obtain? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा सकते हैं हम एक कांस्टेंट डालकर. F इज इक्वल टू के वो कांस्टेंट है और उसको हमने यहां इंसर्ट कर दिया, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट गया, इक्वल टू आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट. अब इस k का जो वैल्यू है that depends, this k is the constant of proportionality. The value of k depends upon the nature of the medium in which these two charges are kept, and also depends on the system of units adopted to measure this f, this q1, this q2 and this r. Okay, तो यहां पे लिखेंगे the value of k, जो कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, depends upon the nature of the medium in which the two charges are located, and also the system of units adopted to measure f, q1, q2 and r. तो ये बात हमें समझनी है कि ये जो f का वैल्यू है ये डिपेंड करता है उस मीडियम के ऊपर जिस मीडियम में हमने इन दोनों चार्जेस को लोकेट किया है, रखा है. जिस मीडियम में, अगर वो मीडियम एयर है तो एयर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मीडियम के नेचर के ऊपर, एयर के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा इसके का वैल्यू. अगर वो मीडियम, अगर उन दोनों चार्जेस को हमने वाटर में रखा है तो वाटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा इसके का वैल्यू. तो हमने किस मीडियम में इन दोनों चार्जेस को रखा है उस पर डिपेंड करेगा के का वैल्यू. और हमने कौन सा यूनिट्स चूज किया, Q1 Q2 R और F को मेजर करने. तो जब हम SI यूनिट यूज करते हैं, F का न्यूटन, Q1 और Q2 के लिए कूलम और R के लिए मीटर्स, ऐसा यूनिट का यूज करते हैं, तो F का जो वैल्यू होता है, और मीडियम अगर हमारा वैक्यूम या एयर है, वैसे वैक्यूम इज नॉट अ मीडियम, मतलब कि कोई मीडियम ना हो या फिर एयर हो, उस केस में k का वैल्यू आता है 1/4πε0. देखो, सुनकर डर मत जाओ कि सर ये क्या क्या आपने बोल दिया. डरने वाली बात नहीं. मैंने क्या बोला कि अगर हम मीडियम को चूज करते हैं एज एयर, या फिर कोई मीडियम ही ना हो, यानी हम बोलेंगे मीडियम इज फ्री स्पेस या वैक्यूम. फ्री स्पेस का मतलब ही होता है वैक्यूम. ओके, जब हम बोल रहे हैं कि मीडियम फ्री स्पेस है, इसका मतलब कि कोई मीडियम ही नहीं है वहां पे, वैक्यूम है. तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं द मीडियम इज फ्री स्पेस. या फिर मीडियम अगर एयर है, एक तो ये हमने फिक्स कर दिया कि अगर हमारा मीडियम एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है. दूसरा कि हमने जो यूनिट्स चूज किया वो अगर ऐसा यूनिट में, एफ के लिए न्यूटन और Q1 और Q2 के लिए कूलम और आर के लिए मीटर, सारे ऐसा यूनिट में, तो फिर हम के का वैल्यू हमें पता है, पता चल गया, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है. वो के का वैल्यू क्या आएगा वही मैं लिखने वाला हूं. तो इन एस आई सिस्टम, एस आई सिस्टम में मतलब सारे यूनिट्स एस आई में लिया जाए, when the two charges are located in vacuum और एयर, तो इस के का वैल्यू क्या आता है ये तुम्हें याद करना है, 1/4πε0. ये एप्साइलन नॉट क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आता है. 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, इतना तो क्लियर है क्योंकि के कांस्टेंट और के का वैल्यू ये हमें मिल गया. 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है. पाई का मतलब तो जान रहे हो ना, 3.14. वो जो पाई का वैल्यू आता है ना 22/7, सर्कल्स चैप्टर में तो पाई पढ़े, वही पाई है ये. एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्योंकि 1 तो जानते हो, 4 भी जानते हो, पाई भी जानते हो. एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट को हम एक्चुअली क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस.
नई नया टर्म है, पहली बार सुन रहे हो, लिख लो। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसको हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कई बार इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है और एयर का जो होता है उसमें खास अंतर नहीं होता। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो वैल्यू है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर का जो वैल्यू है बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर मीडियम को एयर बोले चाहे वैक्यूम बोले, सेम है। ओके, तो ये एप्सिलॉन नॉट कैसे, क्या मैं इसको रीड कर रहा हूं, ई नहीं है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, और ये जो जीरो है ना इसको हम नॉट बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू तुम्हें याद करना है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में इसका वैल्यू पूछा जा चुका है। ओके, नीट के एग्जाम्स में या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका इसका वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। सिर्फ वैल्यू भी नहीं, यूनिट, यूनिट भी याद करना है। यूनिट क्या है एप्सिलॉन नॉट का, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू, एंड ऑल्सो यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। ओके, तो इसका यूनिट तुम्हें अच्छे से देख लो, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एंड यूनिट। तो इसको अगर हमने पुट किया इस के जगह 1/4, और पाई के जगह पे हमने 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 to the power -12, लोगों ने, साइंटिस्ट ने पुट किया, कैलकुलेट किया, तो के का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ये वैल्यू भी तुम्हें याद रखना है। एक तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम्हें याद रखना है विद द यूनिट, एंड के का वैल्यू तुम्हें याद रखना है 10 into 10 to the power 9, ओके, विद द यूनिट। अब ध्यान से देखो, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2, और यूनिट ऑफ के, के मतलब क्या, के मतलब क्या, वो कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जब हमारा मीडियम वैक्यूम या फिर एयर है, और जब हमने सारे वैल्यूज एफ का, Q1 Q2 का और आर का एसआई में लिया है, तो जो के है उस के का यूनिट क्या है चिल्ड्रन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां देखो हमने यूनिट लिखा, कूलम टू द पावर -2। इसको तुम्हें याद करना है, एग्जाम में मत बोलना कि सर मैं तो यूनिट भूल गया हूं या यूनिट में कंफ्यूज हूं, नहीं, यू हैव टू अच्छे से मग अप दिस यूनिट, नॉट ओनली यूनिट द वैल्यू ऑल्सो। ओके, तो हमें के का वैल्यू पता चल गया, इसका मतलब हम इस के को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, इसका मतलब क्या, कि दिस फोर्स कैलकुलेटेड व्हेन द मीडियम इज इन, व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम या फिर एयर, जब हमने दोनों चार्जेस को रखा एयर में या वैक्यूम में, तो वो फोर्स क्या आ गया, 9 into 10 to the power 9, यानी इस के जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं, इस के जगह हम 9 into 10 to the power 9 रख रहे हैं, जो कि आ गया हमारा कैलकुलेट करने के बाद। और एफ को हम एफ ही लिख रहे हैं, लेकिन नीचे हम एफ वैक्यूम या एयर लिख रहे हैं, क्योंकि हम उस केस की बात कर रहे हैं जब हमारा मीडियम एयर या वैक्यूम है, क्योंकि हमने ये के को कैलकुलेट किया यही एज्यूम करके कि हमारा मीडियम एयर या वैक्यूम है। अच्छा, इनटू बाकी का वही सेम, Q1 into Q2 अपॉन R², और ये F जो आएगा वो न्यूटन में आएगा, क्योंकि सारे यूनिट्स को हमने एसआई में लिया, तो फोर्स भी एसआई यूनिट में आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये हमारा कूलम्स लॉ से हमने इतनी सारी बातें अभी देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैंने किया। तो यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू विद द यूनिट, के का वैल्यू विद द यूनिट तुम्हें याद रखना है। एक क्वेश्चन करके आज का हम इस वीडियो को एंड करेंगे, कूलम्स लॉ पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो,
क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स? हमारे पास दो छोटे छोटे चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, and the another sphere has a charge 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, placed 30 centimeter in air. Placed 30 centimeter in air means they are placed this much distance apart from each other. और मीडियम क्या है? एयर। एयर, और हमने अभी भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया है कि एयर के लिए, हम एयर या वैक्यूम के लिए हमारा जो फोर्स हम निकालेंगे वही फोर्स हमें निकालना है ना। व्हाट इज द फोर्स, यही पूछा है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो चलो सॉल्व करते हैं, किसने रोका है हमें। तो गिवन क्या क्या वैल्यूज है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, Q2 का वैल्यू भी दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। देखो सारे एसआई यूनिट में होना चाहिए, तो कूलम में है Q1 और Q2 एसआई में है। डिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, वो 30 सेंटीमीटर है, जो कि एसआई यूनिट में नहीं है। तो एसआई यूनिट में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3 मीटर्स आ गया, कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। अब हमारा मीडियम एयर है ना, तो एयर के लिए हमारे पास एफ का फॉर्मूला पता है हमें, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला को अच्छे से याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है, हमने अभी भी कैलकुलेट भी किया है, और तुम्हें ये वैल्यू याद होना चाहिए। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया हमने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है नीचे, आर स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन आएगा। अच्छा ध्यान से देखो, तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के, अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं है ना, -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 तो नहीं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यहाँ पर भी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, और ये रिपल्सिव फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए रिपल्सिव फोर्स। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया। यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम कंप्लीट करके आज का इस वीडियो को हम एंड करेंगे। और इस टॉपिक में हम बेसिकली 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को डिफाइन करने वाले हैं। वी ऑल नो दैट कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे वही इक्वेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा है, द फोर्स between two point charges when the charges are kept in vacuum is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 upon R square। ये हमने अभी भी पढ़ा है ना, ये वाला, दिस इज द सेम फॉर्मूला। तो इसमें हम कुछ बातों को सपोज करेंगे कि ये जो दो चार्जेस हैं जिनके बीच का हम फोर्स की बात कर रहे हैं, वो दोनों चार्जेस मान लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, ठीक है। तो Q1 और Q2 सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर का चार्ज है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2, एंड इन दोनों को हम एक सेम सिंबल से डिनोट कर रहे हैं Q, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और नेचर भी सेम है। दूसरा एग्जाम्पशन हमें ये करना है, या सपोज हमें ये चीज सपोज करनी है कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। इन सारी बातों को हमने सपोज किया, तभी हम जाकर डिफाइन करेंगे 1 कूलम। ओके, ये सारी बातें को हमें मानना पड़ेगा। हमने क्या क्या माना कि दोनों पॉइंट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड का है, और इसलिए और सेम नेचर का भी है, इसलिए एक दूसरे को वो रेपेल भी करेगा, और वो दोनों को हम एक सेम सिंबल से कॉल कर रहे हैं क्यू से। फिर हमने कौन सी बात को माना कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और एक तीसरा बात हमने माना कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, दोनों सेम नेचर का है, सेम मैग्नीट्यूड का है, और दोनों सेम नेचर का, इसलिए दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। और वो कितने फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो भी हमने सपोज कर दिया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। इन तीन बातों को हमने सपोज किया, और इन तीनों बातों को हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमें इक्वेशन का क्या मिलेगा,
फोर्स के जगह हमने पुट कर दिया 9 × 10⁹ क्योंकि हमने ये माना कि इतना फोर्स से वो एक दूसरे को रेपेल कर रहा है। 9 × 10⁹ न्यूटन। ये 9 × 10⁹ तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है। Q1 और Q2 की जगह हमने Q लिख दिया बिकॉज दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने माना Q है। आर स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिखा बिकॉज आर को हमने माना 1 मीटर। तो ये तो कट जाएगा 9 × 10⁹ बचेगा क्या, Q × Q डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि Q² इज इक्वल टू 1। मतलब कि Q इज +1 या -1। तो हमारा आ गया Q +1 या -1 कूलम। तो हमने ये जो 1 कूलम हमारा आया वो किन बातों को एज्यूम करने से आया कि हमारा चार्ज 1 कूलम है। 1 कूलम चार्ज कब हुआ, जब दो चार्जेस सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कितने फोर्स से, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। यही तो है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, इसी को तुमने यहां लिखा है। 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। है ना, दोनों सेम नेचर का था, सेम मैग्नीट्यूड का भी था। इक्वल चार्ज एंड सिमिलर चार्ज विथ कितना फोर्स, विद द फोर्स ऑफ 9। ये भी हमने अज्यूम किया, इसलिए डेफिनेशन में लिखा कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इतने फोर्स से। ये हमने अज्यूम किया, सपोज किया, विद द फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। कब, जब हमने उनको वैक्यूम या एयर में रखा एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। तो जिन बातों को हमने सपोज किया, उन बातों को जब हमने माना, तब जो चार्ज मिला वो है 1 कूलम। क्या क्या बातों को हमने सपोज किया कि मीडियम होना चाहिए एयर, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, और दोनों चार्जेस एक दूसरे पर रिपेलिंग रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से, और दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का है एंड सिमिलर नेचर का भी। तब जाके ये जो दो चार्जेस हैं उनमें उनका, उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, दूसरा का भी 1 कूलम होगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड 1 कूलम। तो आज हम वीडियो इतना तक करते हैं। हमने आज कूलम्स लॉ भी डिस्कस किया और एक न्यूमेरिकल भी किया कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ पर हमें और न्यूमेरिकल्स करने हैं जो हम आगे के क्लासेस में करेंगे। तो चलो हम वीडियो को यहाँ वाइंड अप करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।